हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं एक बहुत ही करंट अपडेटेड वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है जनरल साइंस फिजिक्स सेशन। तो हमने सोचा कि जैसे कि हमने एक एमसीक्यू की सीरीज़ बनाई, एक साइंस मैराथन क्रिएट की 150 प्लस क्वेश्चंस की, जिसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपने वो नहीं देखी है। तो मैंने उसमें बताया था कि बहुत ही फाउंडेशनल, बहुत ही बेसिक नॉलेज में तीनों ही ब्रांचेस साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों को ही लेके चली थी और एक वीडियो बनाया था। तो मैंने ये बोला था कि मैं आगे जो है एडवांस फिजिक्स और जो थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के सेक्शन में, केमिस्ट्री के सेक्शन में, बायो के सेक्शन में, उनके अलग अलग वीडियोस लेके आऊँगी। तो बस इसी टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने। आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस फिजिक्स। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका 100% अपीयरेंस होगा आने वाले पेपर्स में। अगर आप यूपीएसआई के एस्पिरेंट हैं, सीडीएस, एनडीए, एमटीएस, ग्रुप डी, जीडी तक के पेपर के लिए अगर आप बैठना चाह रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं अपने पेपर, तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलते हैं अगले वीडियो पर बिना वक्त गवाए। पहला हमारा सवाल है, ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल पजेस हैंस दे आर टर्न्ड बाय अ फास्ट विंड। तो ऐसा क्या होता है ब्लेड्स में? विंडमिल के जो विंडमिल होते हैं बड़े बड़े, अगर आपने देखा हो जो गांव के बॉर्डर्स में या शहर के बॉर्डर्स पे जो विंडमिल लगे होते हैं, तो उनको हवा से जो टर्न होता है तो व्हाट डू दे प्रोड्यूस? तो उसका सही जवाब है पोटेंशियल एनर्जी। चलते हैं अगले सवाल पे। अ डार्क स्किन्ड मैन एक्सपीरियंसेस एज कम्पेयर टू अ फेयर स्किन मैन। तो ऐसा क्या है जो डार्क स्किन मैन एक्सपीरियंस करता है? इसका सही जवाब है लेस हीट एंड लेस कोल्ड। यानी कि अगर आपका रंग थोड़ा डार्क है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको गर्मी भी थोड़ी कम लगेगी और ठंडी भी थोड़ी कम लगेगी एज कम्पेयर टू अ फेयर स्किन मैन, जिनका रंग थोड़ा साफ होता है, कॉम्प्लेक्शन थोड़ा फेयर होता है उनके मुकाबले। चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट डिवाइस इज यूज्ड टू ब्रेक और कंप्लीट एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? बिल्कुल सवाल एकदम क्लियर है। इसका सही जवाब है स्विच। मैंने कोशिश की है कि मैं इन क्वेश्चंस को वन लाइनर के ही फॉर्म में रखूं। एमसीक्यू से क्या होता है कि क्वेश्चंस थोड़े कम बन पाते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चंस की क्वांटिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, और एमसीक्यू को जो ऑप्शंस होते हैं उनको शेयर करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वक्त लग जाता है। और मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं कम वक्त में ज़्यादा नॉलेज दूँ। आज के भी क्वेश्चन में, वीडियो में मैंने कोशिश की मैं 100 प्लस क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस तक लेके आऊँ आपके लिए फिजिक्स के, जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के एज सच आंसर्स आपको बताती चलूँ। तो इसी तरह से चलते हैं। स्विच जो होता है वो एक सर्किट को, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ब्रेक भी कर सकता है और कंप्लीट भी कर सकता है। चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच द बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल्स हैव द सेम वैल्यू? तो ऐसा कौन सा आपको पता होगा कि टेम्परेचर जो होती है, उस टेम्परेचर जो होता है उसकी दो मेजरिंग यूनिट्स होती हैं। फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं उसको, डिग्री सेल्सियस में भी नापते हैं। तो सवाल ये पूछ रहा है कि ये जो अलग अलग मेजरिंग यूनिट्स है ये एक पॉइंट पे कहाँ आके सेम हो जाती हैं? इसका सही जवाब है -40 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं अगले सवाल पे। एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ। इसका सही जवाब है नेट फोर्स, टोटल फोर्स। चलते हैं अगले सवाल पे। द प्रिंसिपल यूज्ड इन वर्किंग ऑफ एन एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब जो बनता है उसके पीछे क्या प्रोसीजर होता है, कौन सा फिनोमिना यूज होता है फिजिक्स का? इसका सही जवाब है न्यूक्लियर फिजन। और न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो एटम बॉम्ब बनने के पीछे प्रोसीजर होता है उसको न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी? समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सी यूनिट हम यूज करते हैं? इसका सही जवाब है फैथम। चलते हैं अगले सवाल पे। एस्टिग्मेटिज्म कैन बी करेक्टेड बाय, ये एक डिजीज होती है, इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज करके इसको ठीक किया जा सकता है। लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू, लैम्बर्ट्स लॉ जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? इल्यूमिनेशन जो प्रोसेस होता है फिजिक्स का, जो फिनोमिना होता है उससे रिलेटेड होता है। चलते हैं अगले सवाल पे। इन अ बैटरी विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो बैटरी जो यूज होती है, अगर आपने देखा होगा ऑटो ई रिक्शाज भी होते हैं, ऑटो ई बाइक्स भी होती हैं, तो ये जो ई बाइक्स और ई रिक्शाज होते हैं इनमें जो बैटरी यूज होती है ये कौन सी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है? द आंसर इज केमिकल एनर्जी। चलते हैं अगले सवाल पे। द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं इंफ्रासोनिक। चलते हैं अगले सवाल पे। डिस्टेंस ऑफ स्टार
दो स्टार्स के बीच में, दो तारों के बीच में जो दूरी होती है उसको नापने के लिए किस चीज़ में मेजरमेंट उसका किया जाता है, किस यूनिट से नापा जाता है? इसका सही जवाब है लाइट ईयर से। चलते हैं अगले सवाल पे। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, एंड फिजिक्स में कौन सा फिनोमिना था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पे। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। चलते हैं अगले सवाल पे। रॉबर्ट कोच हैज इन्वेंटेड, व्हाट ही हैज इन्वेंटेड? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्सेस। जो दो मॉलिक्यूल कह सकते हैं कि जो दो मॉलिक्यूल कोई किसी भी सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है अट्रैक्शन का, उसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन गुड कंडक्टर्स, कंडक्टर्स आर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू होने देते हैं, तो गुड कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? दे आर लूजली बाउंड, लूजली मतलब दूर दूर पे ये प्लेस्ड होते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज लिटरली इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स इन अप्रॉक्स? तो इसका सही जवाब है 159 लीटर्स। इफ अ बार मैग्नेट इज कट लेंथवाइज इनटू 3 पार्ट्स, what will be the total number of poles? The correct answer is 6, because when you break a magnet or when you cut a magnet into 2 or more pieces, every piece behaves like a magnet which has a particular north pole and a particular south pole. So when you cut a bar magnet into 3 parts means 3 north poles and 3 south poles, that comes to equal 6. चलते हैं अगले सवाल पे। If a body is hollow, then the center of gravity lies outside the material. चलते हैं अगले सवाल पे। If the temperature inside a room is increased, the relative humidity will increase, decrease or remain same? The correct answer is decrease. Next question. In summer the mirages are seen due to the phenomena of, आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में जैसे जहाँ पे चट्टान का एरिया होता है या दूर दूर तक मतलब पहाड़ जैसा लगता है, तो उस पर आपको मिराजेस फॉर्म होते हैं। आपको लगता है जैसे डेजर्ट के एरिया में भी बात करें, डेजर्ट के एरिया में भी ओएसिस नज़र आते हैं। बहुत दूर से अगर आप देखें तो डेजर्ट में, रेगिस्तान में आपको पानी नज़र आता है, तो वो बेसिकली पानी नहीं होता है, वो मिराजेस फॉर्म होते हैं। वो क्यों होता है, क्या फिनोमिना होता है इसके पीछे? इसका सही जवाब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यही फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल होता है डायमंड जो लाइट एमिट करता है उसके पीछे भी। अगर आपने डायमंड देखा हो तो डायमंड की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, पर उस पर जब भी लाइट पड़ती है वो लाइट अंदर जाके कैद हो जाती है बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड दैट्स व्हाई अ डायमंड शाइन्स। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अपकमिंग ऑल द एग्जाम्स। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो विजिबल स्पेक्ट्रम में कौन से कलर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है? इसका सही जवाब है रेड। बात करें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टर? द करेक्ट आंसर इज सॉलिड मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसेक्ट कैन मूव ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। कोई भी कीड़ा है जो पानी की सतह पर बैठा है और डूब नहीं रहा, तो वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पानी का अपना एक फोर्स होता है जो पुल करता है अपवर्ड्स की तरफ, दैट इज सरफेस टेंशन, और वो पानी की सतह पे रहता है। चलते हैं अगले सवाल पे। द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वर प्रपोज्ड बाय एम फैराडे। चलते हैं अगले सवाल पे। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं हमारे इंडिया में भी है, तो वहाँ पर कूलिंग एजेंट के रूप में जैसे बहुत सारा काम होता है जो कि बहुत हाई टेम्परेचर्स पे परफॉर्म किया जाता है, तो वहाँ पे ऐसा कौन सा सब्सटेंस या ऐसा कौन सा पदार्थ है या ऐसा कौन सा लिक्विड है जो इज अ कूलिंग एजेंट, जो नॉर्मल करने के लिए, टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज वाटर। चलते हैं अगले सवाल पे। नेचर ऑफ साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 फर्मी यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। चलते हैं अगले सवाल पे। हाउ मेनी बेसिक SI यूनिट्स आर देयर? इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. आई हैव एडेड दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो, ऑल्दो आई कुड हैव एडेड इट इन द साइंस मैराथन ऑल्सो, बट आई फेल्ट लाइक दीज बेसिक क्वेश्चंस कैन कम इन एनी एग्जाम, और अगर फाउंडेशनल प्रिपेयर ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टोटल कितनी SI यूनिट्स होती है, स्टैंडर्ड इंडियन यूनिट्स कितनी होती हैं? तो कितनी होती हैं? 7 होती हैं, 7 होती हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच अ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स? तो पूछ रहा है कि ट्रांसफॉर्मर फिजिक्स के कौन से प्रिंसिपल या कौन से फिनोमिना पे वर्क करता है? इसका सही जवाब है म्यूचुअल इंडक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है, इसको हम क्या कहते हैं?
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलते हैं अगले सवाल पे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी बॉडी की वो सबसे कम होती है कब? व्हेन यू लाई डाउन ऑन ग्राउंड। अगर आप धरती पर एकदम सीधे होकर लेट जाएं तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी बॉडी की वो मिनिमम होती है, 0 होती है। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर? व्हाट इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ pure water? It is 32 degree Fahrenheit. Coming on to the next question, what is the unit of measurement of an angle? The correct answer is radian. चलते हैं अगले सवाल पे। Radio waves of constant amplitude can be generated with an oscillator. Moving on to next question, Hooke's law is related to? तो Hooke's law किससे related है? Elasticity से related है। Next question, sudden fall in barometer is indication of स्टॉर्म। अगर बैरोमीटर में सडन फॉल हो गए हैं, उसके जो इंडिकेटर्स हैं उसमें सडन फॉल दिखा रहा है, गिरावट हो गई है, तो दैट शोज कि आंधी आने वाली, एक स्टॉर्म आने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर व्हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर मूविंग अप अ स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या कोई भी जूस वगैरह पीते हैं तो स्ट्रॉ से जो हम खींच लेते हैं जूस ऊपर एंड इट कम्स पर्सपेक्टिवली इन आवर माउथ, तो ये बेसिकली किस फिनोमेना पे वर्क करता है? इट वर्क्स ओवर कैपिलरी एक्शन। Moving on to the next question, the blue color of the clear sky is due to dispersion of light. Next question, what is the magnetic field's direction within a magnet? Next question, the answer is from south to north. Moving on to next question, the experiment demonstrating the existence of electromagnetic wave was first conducted by Heinrich Hertz. Next question, the filament string in an electric bulb is made of which metal? The correct answer is tungsten. Moving on to next question, drag is the force exerted by fluids. No, it's friction. Drag is the force exerted by fluids, that is friction. Moving on to next question, the hydraulic brake used in automobiles is a direct application of Pascal's law. This question I have already added in the science marathon and I am also repeating it because hydraulic brakes question, it's a totally completely different phenomena of physics and such questions often come in exam. तो इस वजह से जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स में जो यूज़ होते हैं गाड़ी वगैरह में, ये किस बेसिस पे वर्क करते हैं? तो ये वर्क करते हैं पास्कल्स लॉ पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। Moving on to next question, what kind of mirror is used in motor vehicles near the driver's seat? तो मोटर व्हीकल्स में अगर बात करें तो अगर ड्राइवर्स जो सीट होती है उसके पास जो बाहर मिरर लगा रहता है वो कौन सा मिरर होता है? इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, dash and are present in the nucleus of an atom. Neutrons and protons are present in the nucleus of an atom and electrons are not present, they revolve around it. Next question, 50th question, the size of atomic nucleus is of the order of 10 to the power minus 15 meter. Next question, from the moon's surface astronauts see a black sky. This is because कल मैंने एक सवाल जोड़ा था अपनी साइंस मैराथन में कि जो हम लोग होते हैं हम लोग को आसमान ब्लू दिखता है, बट जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस पे जाते हैं उनको स्पेस कैसा दिखता है? उनको स्पेस दिखता है ब्लैक कलर का। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाई डू दे विटनेस ब्लैक स्पेस और अ ब्लैक स्काई? सो व्हाट इज द फिनोमेना बिहाइंड दिस? द फिनोमेना बिहाइंड दिस इज एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन मून। वहाँ पे कोई भी वातावरण नहीं है, एटमॉस्फेयर यानी कि कोई भी वातावरण नहीं। जैसे अर्थ पे एक वातावरण है विच एब्स्ट्रैक्टली हमें ब्लू दिखता है या क्लाउडी दिखता है या सनी दिखता है, बट देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन moon. Moving on to the next question, question number 52. The specific resistance of a wire varies with its material. On what the material the wire is made, the specific resistance depends over it. The next question, the speed of light will be decreased with the rise in temperature of the medium. True or false? The answer is false because it remains unchanged. Decrease नहीं होती है. Next question, which is the strongest force in the nature? तो कौन सा फोर्स होता है जो नेचर में, प्रकृति में सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है? न्यूक्लियर फोर्स। चलते हैं अगले सवाल पे, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सन? सूर्य का जो टेम्परेचर होता है माना जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 6000 डिग्री सेल्सियस का इसका टेम्परेचर होता है। तो ये नापा कैसे जाता है? विच डिवाइस इज यूज्ड? Pyrometer. Moving on to the next question, which phenomena occurs when light passes from a denser to rarer medium? The answer is total internal reflection. Next question,
विच सब्सटेंस डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम। तो कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं? ओपेक होते हैं और इंसुलेटर्स होते हैं। बेसिकली ओपेक ऐसा होता है कि 3 तरह के मटेरियल होते हैं, 3 तरह के मीडियम होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट में टोटल जितना भी आप लाइट आप डालोगे मतलब एक तरफ पुट करोगे, दूसरे जो पार्ट से उतनी ही लाइट निकलेगी। ट्रांसल्यूसेंट की बात करें तो उसमें देयर इज अ शॉर्टेज इन लाइट, व्हेन यू पोर द लाइट फ्रॉम वन साइड देयर इज अ शॉर्टेज इन द अमाउंट ऑफ लाइट दैट कम्स आउट एज अ आउटपुट। बट व्हेन द लाइट इज पास थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक जैसे कि लकड़ी का हो गया, दरवाजा हो गया, तो आप जितनी भी लाइट उसके ऊपर डालोगे एक तरफ से, नेक्स्ट दूसरे पोर्शन से कोई भी लाइट नहीं निकलेगी। तो बेसिकली आई वाज टेलिंग यू दिस दैट व्हिच सब्सटेंस डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ लाइट। एक्चुअली आई डिडंट फोकस्ड ओवर द वर्ड चार्ज, मगर अगर बात करें चार्ज की कि जो ऐसा सब्सटेंस है जो चार्ज का फ्लो नहीं होने देता, तो वो होते हैं इंसुलेटर्स। और जो चार्ज का फ्लो होने देते हैं इजीली, वो होते हैं कंडक्टर्स। Moving on to the next question, the value of which quantity remains same in all the system of unit? A specific gravity. Next question, what is the speed of sound in air? The answer is 332 meter per second. Next question, the working of the quartz crystal in the watch is based on which effect? जो quartz का crystal होता है, आपने देखा आपकी watch में quartz करके लिखा होता है, that quartz stone और quartz crystal जो होता है वो किस इफेक्ट पे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? सो द आंसर इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड ऑफ। जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं जिनका कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लूज नहीं होता है, तो वो किससे बने होते हैं? द आंसर इज स्टील। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ फॉग visibility is reduced. This is because of which phenomena? The phenomena is scattering of light. Moving on to next question, weightlessness experienced in spaceship is due to. अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, जो साइंटिस्ट जाते हैं स्पेस में, दे whenever they reach the space, तो वहाँ पे दे स्टार्ट फ्लोइंग एज इफ उनकी बॉडी में कोई वेट नहीं है, वो कोई वेट नहीं पजेस करते। तो वो क्यों होता है? वो जो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होती है वो स्पेसशिप में क्यों होती है? दिस इज बिकॉज एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। देयर इज नो ग्रेविटी देयर, ग्रेविटी इज प्रेजेंट ओनली ऑन अर्थ। विच डिवाइस इज यूज टू फाइंड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स? सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स जैसे समुद्र में कुछ ऐसे सबमर्ज्ड डूबे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उनको मतलब मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से जैसे ज़मीन की सतह, जो समुद्र की सतह होती है, उस पर जो ऑब्जेक्ट्स फैले होते हैं या कभी कभी शिप रेक्स हो जाते हैं, शिप्स टूट जाते हैं, उनका पता लगाने के लिए कौन से डिवाइस की यूज़ होती है? तो उसको कहते हैं सोनार। चलते हैं अगले सवाल पे। सोनार का क्या फुल फॉर्म है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। What converts the alternating current into direct current? The correct answer is rectifier. Which element is used as moderator in nuclear reactors? तो moderator की तरह क्या काम करता है? The answer is graphite. Next question, which device converts light energy into electrical energy? Although there are many, but still photoelectric cell जो होता है, it converts light energy into electrical energy. Moving on to the next question, the unit of power of lens is called diopter. Next question, what is the unit of radioactivity? Curie. Marie Curie has invented this radioactivity, and the unit also goes after her name, Curie. Next question, an object has to attain the velocity of to escape from Earth's atmosphere. Answer is 11.2 km per second. Next question, what is the measuring unit of length of light waves? Angstrom. अगर हमको light waves की बात करें कि उसकी यूनिट पता होनी चाहिए कि मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है लाइट वेव्स की, तो वो होती है एंगस्ट्रॉम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉर्ट ड्यूरेशन वेव, एक छोटे ड्यूरेशन मतलब एक छोटे अंतराल की वेव को हम क्या कहते हैं? पल्स कहते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड आइंस्टाइन प्रपोज दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन कम इन योर एग्जाम्स डेफिनेटली। तो आइंस्टीन ने कब प्रपोज किया था कि मैटर जो है उसको हम एनर्जी में बदल सकते हैं? हालांकि मैटर कभी भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता, बट इट कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी। तो कब इन्होंने प्रपोज किया था आइंस्टीन ने? ये 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? आंसर इज कैंडेला। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? आंसर इज मैक्सवेल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? आंसर इज ओम मीटर। The wavelength of visible spectrum ranges from
तो जो विजिबल स्पेक्ट्रम हमें दिखता है, जो स्पेक्ट्रम हम देख सकते हैं, उसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक वैरी करती है? इट वैरीज फ्रॉम 390 to 700 नैनोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो वॉशिंग मशीन जिसमें हम कपड़े धोते हैं, ये कौन से कह सकते हैं इफेक्ट पे वर्क करती है फिजिक्स के? इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, जिसमें हमसे कोई एक एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है और 4 तरह के ऑप्शन दे दिए जाते हैं फिजिक्स के ही प्रिंसिपल्स और फिजिक्स के ही अलग अलग कह सकते हैं थ्योरम्स या इफेक्ट्स पे, कि किस पे ये वर्क करता है, कौन सा फोर्स या कौन सा फिनोमिना इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। और वो हमें तभी पता होगा व्हेन वी नो अबाउट दी फिनोमिना वेल, कि ये 4 फिनोमिना में से हर फिनोमिना का ये अर्थ है और वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल उसी का ही एक अंश है। तो अभी हमसे पूछ रहा है कि जैसे वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, तो इसका सही जवाब है सेंट्रीफ्यूगेशन पे। चलते हैं अगले सवाल पे। When a ball is thrown upward, what happens to its acceleration? अगर एक बॉल उछाल के ऊपर फेंक दी जाए तो उसके एक्सेलरेशन को क्या होता है? वो बढ़ता है, घटता है, क्या होता है? तो इसका सही जवाब है इट रिमेन्स कांस्टेंट। ना वो बढ़ता है ना वो घटता है, वो एक रहता है। जो शुरुआत में उसको फेंकने से पहले बॉल का जो एक्सेलरेशन होता है वो भी फेंकते वक्त और फेंकने पर भी वो उतना ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीफाइंग ग्लास इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ लेंस? किस टाइप ऑफ लेंस से बनता है मैग्नीफाइंग ग्लास? तो आंसर इज कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट कलर विल बी रेड ग्लास अपीयर इफ इट हीटेड इन डार्क रूम? व्हाट कलर विल अ रेड ग्लास? ओके, अगर आप लाल कलर के ग्लास को हीट करें एक अंधेरे भरे रूम में, तो व्हाट कलर विल बी रिलीज? आपको क्या रंग दिखेगा? आंसर इज ग्रीन। Coming on to the next question, what happens to the surface tension of water when a detergent is added to it? जैसे हमने भी बात करी कि कोई कीड़ा है वो पानी की सतह पे बैठता है, डूबता नहीं है। दिस इज बिकॉज पानी में एक सरफेस टेंशन होता है इसकी सरफेस पे। तो अब सवाल ये पूछ रहा है कि अगर हम पानी में डिटर्जेंट मिला दें तो व्हाट हैपेंस टू द सरफेस टेंशन? जो वो सरफेस टेंशन होता है उसका क्या होता है? तो इसका सही जवाब है कि वो डिक्रीज हो जाता है, वो कम हो जाता है, और अब उस पर वो कीड़ा अगर बैठे तो चांसेस है कि वो डूब भी सकता है। चलते हैं अगले सवाल पे। द वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ऑल्टीट्यूड्स इन एयरक्राफ्ट? सो एयरक्राफ्ट में जो अल्टीट्यूड नापा जाता है, मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से हाइट नापी जाती है कि कितनी उड़ान पे है जो एयरक्राफ्ट, तो वो किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है? एल्टीमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस? तो अगर सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस की वॉल्यूम में फर्क आ रहा है तो व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड? द आंसर इज डेलेटोमीटर। डेलेटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर चेंज इन वॉल्यूम्स ऑफ सब्सटेंसेस। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशन? समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा कहते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो इसका सही जवाब है फैदोमीटर। कंफ्यूज नहीं होना है, अभी हम बात कर रहे थे कि सूरज के जो टेम्परेचर होता है, सन का जो टेम्परेचर होता है, उसको नापने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो वो सवाल, उसका जवाब था पायरोमीटर। इसका जवाब है फैदोमीटर। इट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन एंड सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड विद द आंसर इज wattmeter. Which instrument is used to measure the scattering of lights by particles suspended in a liquid? The answer is nephelometer. Moving on to next question, which is more elastic, steel or rubber? इसका सही जवाब है steel। हाँ, जानने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि नहीं, रबर का तो जो इलास्टिक होता है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करता है, उसमें भी ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, पर फिर भी हम स्टील कह रहे हैं। तो ऐसे जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्हें इसके पीछे का फिनोमिना पता है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपका कमेंट सही होगा तो हम उसे पिन करेंगे, जिससे सब लोग जानेंगे कि वाई इज स्टील मोर इलास्टिक टू रबर। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 90, विच इज द ओनली नेचुरल मैग्नेट? The only natural magnet is magnetite. Next question, what principle is used in designing of ships and submarines? कौन सा principle use होता है कि ये float करे सी पे और ये sink ना हो? तो what is the principle used behind it? Archimedes principle. Moving on to the next question, nuclear fissions are initiated by neutrons. Next question, the wire in an electric heater is made up of? कहते हैं कि जैसे ठंडियों में इलेक्ट्रिक हीटर हम यूज करते हैं, तो वो जो वायर्स होते हैं वो नॉर्मल वायर से अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि जो नॉर्मल वायर्स होते हैं, अगर आपने देखा हो कि कई बार बहुत ज़्यादा कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है वायर और वहाँ से ब्रेक कर जाता है, आग लगने का भी खतरा हो जाता है शॉर्ट सर्किट में। लेकिन
हम जला के, मतलब इलेक्ट्रिक जो हीटर होता है उसमें तो हम प्रॉपर वायर को बर्न करके ही जो गर्मी होती है उसका सेवन करते हैं, उसको लेते हैं। तो मतलब ये कैसे वर्क करता है? व्हाट इज द सब्सटेंस विच इज यूज टू मेक दैट वायर इन एन इलेक्ट्रिक हीटर? द आंसर इज नाइक्रोम। वो कॉपर वायर्स होते हैं जो नॉर्मल वायर्स होते हैं, बट द सब्सटेंस, द वायर विच इज यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर, इट इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सोनोग्राफी विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड? कौन की तरह की वेव्स यूज होती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड बल्ब was discovered by? The answer is Sir J.S. Fleming. Next question, who gave the first experimental value of G, capital G, gravity? So the correct answer is Cavendish. What is the first experimental value of gravity? G. Comment in the comment section. Moving on to the next question, who had showed up the electric and magnetic waves are equal in vacuum? कौन, किस वजह से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स को अगर हम वैक्यूम में रन कराएं तो वो इक्वल ही होंगी? सो द आंसर इज जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने ये चीज़ बताई थी कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स को वैक्यूम में हम रन करा रहे हैं तो उनका जो फ्लो होगा दैट वुड बी इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून? 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड. Why does a liquid drop tend to assume a spherical shape? This question I have mentioned in the marathon also कि जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो स्पेरिकल शेप में क्यों दिखती हैं, एक गोलाकार शेप में क्यों दिखती हैं? Why does that happen? तो the answer is to minimize surface tension. Next question, resistance of a conductor is inversely proportional to its क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जैसे कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है, बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकाव होता है, ठहराव होता है। जैसे आप करंट पास करें किसी भी वायर में, तो अगर वो जो रुक रहा है, मतलब जो बीच में रुकाव आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं, दैट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बेसिकली कंडक्टर में जो होता है, कंडक्टर में क्योंकि बहुत अच्छे से पास होता है तो बेसिकली जब अच्छे से चार्जेस फ्लो होते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है। तो जब कंडक्टर की बात करें तो फ्लो उसमें अच्छा होता है चार्जेस का, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो दिस वाइज वी कंप्लीट आर 100 क्वेश्चंस। हमारे 100 क्वेश्चंस जो हैं इनका कह सकते हैं खात्मा हो गया है। हमने फिजिक्स का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोर्शन उठाया। अगर आपने वीडियो में देखा ध्यान से और हमारे साथ आप बने रहे अभी तक वीडियो में, तो आपने गौर किया होगा कि मैंने हर उस तरह का क्वेश्चन इस वीडियो में डालने का प्रयास किया है जो पेपर में आता है। जैसे कि कौन सा इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल के पीछे, या कौन सी यूनिट यूज होती है किसी भी एक चीज़ को मेजर करने के लिए, या पर्टिकुलर जो टर्म वाइज कह सकते हैं कि एक टर्म वाइज जो फिजिक्स होती है। इसी वजह से मेरा ये भी मोटिव था कि मैं इसको वन लाइनर के फॉर्म में लाऊं, जिससे कि आपको एज इट इज जो स्टेटमेंट है वो माइंड में फीड हो जाए। तो बस इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं, विदा लेते हैं। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी और हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को लेके आऊँ, केमिस्ट्री के वन लाइनर्स को लेके आऊँ और आपके पास ऐसे 100 से और ज़्यादा सवाल लेकर आऊँ, जिससे कि ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाए। अगर आपने साइंस मैराथन हमारे वीडियो पे अपलोडेड वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। आप साइंस मैराथन को ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने 150 क्वेश्चंस रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों ही साइंसेस के। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस में। तब तक के लिए बूस्ट योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब आवर चैनल डेली जीएस डोज। थैंक यू सो मच।